नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 17, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और जिसके कवि हैं राजेश जी। और इस कविता में कवि ने बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। जैसे कि आप कविता का शीर्षक ही देख रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से बच्चों की जो उम्र होती है वो लिखने पढ़ने की, खेलने कूदने की होती है, लेकिन कई बार परिस्थितिवश उनको बहुत सारे इस तरह के काम करने पड़ते हैं जिससे पूरा बचपन उनका व्यर्थ चला जाता है और इस तरह के कामों में चला जाता है। तो हम शुरू करेंगे कविता को, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कविता को शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम कविता के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय जानेंगे। तो यहाँ पर कविता के कवि हैं राजेश जोशी जी। तो राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ और उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, खेल और टिप्पणियां भी लिखी और साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों में भी पटकथा लेखन का कार्य किया और उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं का अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी और मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये छोटा सा जीवन परिचय हमने राजेश जोशी जी का पढ़ा और इस जीवन परिचय के बाद हम चैप्टर को यानी कि पाठ को स्टार्ट करेंगे, कविता को स्टार्ट करेंगे। तो कविता में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर राजेश जोशी जी द्वारा दर्शाया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो पंक्ति है यहाँ पर, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें इस जो पंक्ति है इसमें यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि पहाड़, जो कविता में यहाँ पर जो काले पहाड़ हैं वो समाज में व्याप्त जो शोषण की व्यवस्था है उसके प्रतीक बताए गए हैं और इसी व्यवस्था के कारण जो समाज में एक वर्ग जो है बच्चों का, वो उसको शोषित करता है, यानी कि बच्चों के वर्ग को शोषित कर रहा है, उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब कर रहा है और बहुत कम मजदूरी देकर अपने जेब को भर रहा है। यानी कि उन बच्चों का बचपन भी छीन रहा है, यानी कि जो उनके खेलने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, वो सारी चीजें उनसे छीन ली जाती हैं और लास्ट में जो उन्हें मेहनताना दिया जाता है वो भी बहुत कम दिया जाता है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर ये कविता लिखी गई है राजेश जोशी जी द्वारा। तो हम कविता के भावार्थ को समझेंगे, कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों के जो बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है और उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि कुछ बच्चे जो खेल से, शिक्षा से और जीवन की उमंग
जीवन की उमंग कब होती है? सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, बचपन में होती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हम पे पढ़ाई लिखाई का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सारी चीजें आ जाती है। एक हमारा जो एम्स होता है जिंदगी का, उसका बोझ। लेकिन उमंग जो होती है जीवन में, वो सबसे ज्यादा बचपन में होती है, जब बच्चों के अंदर केवल खेलने की, खाने की, घूमने की जो एक उनमें एक लत होती है, एक उनका उम्र ही उस टाइप की होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पर बताए बच्चों पर काम पर जाने की जो यहाँ पर बात बताई गई है, उस पर कहा गया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, जब कोहरे से ढकी हुई सड़क है। तो ये आजकल इतनी ठंड में भी, यानी कि सर्दियों के दिन है, ठंडी के दिन है, पूरा जो एरिया है, पूरा जो वातावरण है वो कोहरे से ढका हुआ है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई है। तो ऐसे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है यह। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की, आज के टाइम की, जबकि इतना ज्यादा हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है, विकासशील है। हर तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा उन्नति के पथ पर है, उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे भयानक पंक्ति है। आज के समय में सबसे भयावह ये कही गई है कि सुबह सुबह सड़कों पर जब कोहरा छाया हुआ है, तो बच्चे अपनी दीनता का बोझ अपने कंधों पर लिए अपने काम पर जा रहे हैं। और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो उससे ज्यादा भी भयानक यह है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि आप बच्चे काम पर जा रहे हैं और उस पर आपको उसको रोकने के बजाय, उस काम को कम करने के बजाय आप उसको एक विवरण की तरह लिख रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जोशी जी ने बाल श्रम के जो ये ज्वलंत मुद्दा हमारे देश में है, बाल श्रम का, उस मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया है। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन छीन लिया गया है। इनको खेलने कूदने के समय में, पढ़ने लिखने के समय में ये काम पर जाने पर मजबूर है, और ताकि ये 2 रोटी की व्यवस्था कर सके, अपने पेट की आग बुझा सके। और ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये ताकि ये कवि आगे कहते हैं कि जो मासूम बच्चे हैं, ये खेलना कूदना पढ़ना लिखना इनका सब छूट गया है और वे काम पे जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है, हमारे लिए सबसे भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इससे भी भयानक है कि इसको आप विवरण की तरह लिख रहे हैं। यानी कि ये विवरण की तरह लिखना काफी नहीं है कि आप इसको उनकी जो समस्या है उसको आप कागज पर लिख दो। तो ये कागज पर लिखना उससे भी ज्यादा भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह। अगर आपको लिखना ही है तो इसे विवरण की तरह नहीं, इसको एक सवाल की तरह लिखिए। सवाल की तरह लिखिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। आप ऐसे नहीं लिखिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकिन अगर आपको लिखना है, इस बात पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस पर प्रश्न उठाइए, आप इस पर प्रश्न कीजिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं और क्यों उनका जो ये मासूम बचपन है वो काम की भट्टी में झोंका जा रहा है, और क्यों उन्हें पढ़ने लिखने के समय में, खेलने कूदने के समय में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, अपने बचपन को यूं गंवाना पड़ रहा है। आगे की बहुत सी प्यारी पंक्तियां हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं आगे की पंक्तियों में, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं,
इसमें राजेश जोशी जी द्वारा मासूम बच्चों की जो दुर्दशा पर वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा उनके मन में बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर अनेक प्रश्न भरे हुए हैं और वो अपने प्रश्नों को बच्चों के काम पर जाने की जो आपत्ति है उसको जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा प्रश्न है इस चीज के लिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, वो प्रश्न करते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदें, क्योंकि ये तो इनके खेलने की उम्र है, ये तो इनके कूदने की उम्र है। तो देखिए जिस तरह से जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते काफी समय उन्हें हो गया होता है और लास्ट में एक जोर की गेंद लग जाती है तो उनकी जो गेंद है वो कहीं झाड़ी में गिर जाती है। तो काफी समय तक वो उसे खोजते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी कि खेलना बंद कर देते हैं जब उनकी गेंद किसी ऐसी जगह पर खो जाती है। तो काफी टाइम ढूंढने के बाद वो खेलना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक के मन में, कवि के मन में सवाल आ रहे हैं कि क्यों ये बच्चे काम पर जाने को मजबूर हैं, क्यों ये अपने खेलने कूदने के दिन में अपने कंधों पर काम का बोझ उठाए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या इनकी जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं जहां से वापस नहीं लाई जा सकती, कि अब ये केवल और केवल काम ही कर सकते हैं, खेल नहीं सकते? तो इतनी दूर क्या इनकी गेंदें गिर गई हैं? तो वो अब अगली पंक्ति में फिर उनके मन में प्रश्न आता है, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी है। उनके दिमाग में उनके मन में बहुत ही दुख है बच्चों के काम पर जाने का और बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में। तो वो इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? तो यहाँ पर देखिए, दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो यहाँ पर बच्चे जब क्या होता है कि यहाँ पर राजेश जोशी जी कहते हैं कि क्या बच्चों की किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है? क्या दीमक खा गई हैं उनकी किताबें कि वो पढ़ने नहीं जा सकते? या फिर बच्चों के जो सारे खिलौने हैं वो इस काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। तो काला पहाड़ किसे कहा है? काला पहाड़ या इस समाज की जो एक व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था जो बच्चों के लिए काम नहीं कर पा रही है। तो क्या उस काले पहाड़ के नीचे बच्चों के सारे खिलौने दब गए हैं कि वो अब खेल नहीं पा रहे हैं और उनको काम करना है? ये सारी व्यवस्थाएं इतनी खत्म हो गई हैं, ये व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई हैं कि बच्चों के खिलौने सारे समाप्त हो गए और उनको पढ़ने पर मजबूर वो हो गए, वो काम करने पर वो केवल मजबूर हो गए। और आगे बहुत ही प्यारी पंक्ति है, क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? तो अब उनके मन में एक बहुत ही ज्यादा कठोर प्रश्न आता है कि क्या सारे बच्चे जिन मदरसों या विद्यालयों में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, शिक्षा हासिल किया करते थे, क्या उन मदरसों की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बच्चे अपना जो जीवन है उसको नहीं जी पा रहे हैं, वो काम करने को मजबूर हैं? क्योंकि केवल ऐसा हो सकता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। तो क्या सारे स्कूल ही समाप्त हो गए? क्या सारे मदरसों की, सारे विद्यालयों की दीवारें ढह चुकी हैं कि इमारतें ध्वस्त हो गई हैं कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? अगली और बहुत ही प्यारी पंक्ति, क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो जहां बच्चे खेला करते थे, जहां पर बच्चे कूदा करते थे, जहां पर बच्चे किलकारियां मारा करते थे, क्या वो सारे मैदान, क्या वो सारे बगीचे, क्या वो घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो यहाँ पर अब
उनके मन में बहुत ही बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या वो सारे खेल के मैदान, बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहां पर बच्चे खेला करते थे, जहां पर टहला करते थे। तो इन पंक्तियों के द्वारा, जो यहाँ पर पंक्तियां राजेश जोशी जी द्वारा लिखी गई हैं, जो प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं, इन प्रश्नों के द्वारा, जो ये पंक्तियां हैं, इनके द्वारा बहुत ही मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति के भाव जो है वो स्फुटित होते हैं। यानी कि उनको बच्चों से कितना प्रेम है, बच्चों से कितनी सहानुभूति है, उसके भाव इन पंक्तियों से प्रकट हो रहे हैं। और उन्हें बच्चों का काम पर जाना बेहद ही गैर कानूनी लग रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा हमारी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए कि बच्चे काम पर जाएं। ये काली व्यवस्था कैसी बन गई कि जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी उन्हें प्रतीत हो रहा है बच्चों का काम पर जाना, वो भी ऐसे समय में जब चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, जिस मौसम में हम और आप रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, ठंड में हम बाहर नहीं निकलना चाहते, जाड़े में हम कुछ काम नहीं करना चाहते, तो उस मौसम में भी इन छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है काम करने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। तो वे बच्चे अब यहाँ पर राजेश जोशी जी अपने प्रश्नों के द्वारा, इतने सारे प्रश्न उन्होंने हमारी व्यवस्था पर दागे हैं, तो अपने प्रश्नों के द्वारा वो बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित ना होना पड़े, उनकी जो अधिकार है वो उन्हें मिल पाए, इसके लिए वो भरपूर कोशिश अपने इन प्रश्नों के द्वारा कर रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अब बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा कही गई है। कवि कहते हैं, यदि बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीजें नष्ट हो गई है। देखिए ऊपर सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया कि विद्यालय नष्ट हो गए, किताबें जो है उनको दीमक खा गया, या गेंद अंतरिक्ष में चली गई, या घर के मैदान जो है, खेत खलियान जो है वो सब नष्ट हो गए, व्यवस्था इतनी खराब हो गई। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की चीजें अगर सचमुच ही नष्ट हो गई हैं, तो क्या बचा है इस दुनिया में। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम कहते हैं हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे ही हमारे आने वाले समय का एक भविष्य है कि वो किस तरह से आने वाला समय हमारा होगा, वो हमारे बच्चों से निर्धारित होता है। जैसे संस्कार आज हमारे बच्चों में होंगे, जैसी शिक्षा आज हम अपने बच्चों को देंगे, वो हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा, वो हमारे आने वाले समय को निर्धारित करेगा। तो अब यहाँ पर जब इतनी सारी चीजें बच्चों के साथ हो रही है, तो फिर क्या बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर हमारे बच्चों के लिए ही ये सब चीजें नहीं है, तो समझो दुनिया समाप्त, समझो कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर परिवार में देखिए एक छोटा बच्चा होता है, मैं केवल एक छोटे परिवार का एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ कि अगर परिवार में केवल बड़े बड़े लोग ही होते हैं, तो इतनी हंसी मजाक नहीं हो पाती है, इतना बातचीत आपस में नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े अक्सर अपने कामों में उलझे रहते हैं, अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, बहुत अधिक बातें, बहुत अधिक हंसी मजाक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर फैमिली में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या होता है, अक्सर वहां पर बच्चों की किलकारियां, बच्चों के हंसने की, बच्चों के रोने की और बच्चों के खेलने की जो आवाजें हैं वो गूंजती है, और दूर से ही आपको लगेगा कि परिवार जो है बहुत ही ज्यादा हंसता खेलता परिवार है, बहुत ही सुकून है इस परिवार में। तो यहाँ पर तो पूरी दुनिया की बात की गई है कि अगर बच्चों से रिलेटेड तुम्हारी सारी चीजें ही समाप्त हो गई है, जो बच्चों के लिए थी, जिनसे बच्चे खुश थे, तो वही चीजें अगर समाप्त हो गई है, तो क्या बचा है इस दुनिया में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अगली पंक्ति, कितना भयावक होता अगर ऐसा होता। अब आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि यह तो बहुत ही भयावक है, अगर ऐसा हो रहा है, सचमुच ऐसा हुआ है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा भयावक है। और इसके पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयावक तो तब हो जाता जब बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की ये सारी चीजें
ये सारी चीजें होती भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक यह है कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल, यानी कि इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि बच्चों से जुड़ी हुई ये सारी चीजें जो है वो है दुनिया में उपलब्ध है, यानी कि ये सारी चीजें यथावत है। सबसे ज्यादा भयानक क्या है कि ये चीजें उपलब्ध ही नहीं है, ये चीजें समाप्त हो गई है। फिर तो सोचिए दुनिया भी कुछ नहीं है, दुनिया भी खत्म, क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन उससे ज्यादा भयावक ये तब है कि जब ये सारी चीजें यथावत है, पहले की तरह बनी हुई है। खिलौने अपनी जगह पर है, किताब अपनी जगह पर है, मैदान अपनी जगह पर है, गेंद अपनी जगह पर है, मदरसे विद्यालय अपनी जगह पर है, लेकिन क्या है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि ये सारी चीजें यथावत रहती हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है इन सारी चीजों से दरकिनार नजर आते हैं, इन सारी चीजों से बहुत दूर नजर आते हैं। और ऐसे बच्चों को देखकर कवि बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। और कवि कहते हैं, सोचते हैं कि यदि बच्चों के आनंद की, पढ़ाई की और उनके विद्यालय जाने की, उनकी खुशी की सारी चीजें अगर मौजूद है, तब भी उन्हें दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ता है। और भले ही तब भी कि जब वो काम पर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था जो है, उनकी परेशानी जो है, उनकी जो विवशता है कि वो उस काम को करने के लिए विवश है, मजबूरी जो उनकी है, उन्हें जबरदस्ती उन सड़कों पर लेकर जा रही है, काम के लिए लेकर जा रही है। तो हम चाहे कितने भी ज्यादा विकसित हो जाएं, अगर हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया है, अगर हमने बाल श्रम को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। और आज भी जब हम इतनी सारी बातें किताबों में लिख रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, इतने सारे कानून बना रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कि हमारे देश में आपको हर गली कूचे में, हर एक ऐसी जगह पर बच्चे देखने को मिल जाएंगे जहां पर या तो वो पन्नी लेकर कूड़ा बीनते हैं, या फिर वो लोगों के घरों में काम करते हैं, या फिर वो चोरी करते हैं, या फिर वो भीख मांगते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो बच्चों से करवाई जाती है, या फिर बच्चे स्वयं अपनी व्यवस्था से करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो पाठ हमने पढ़ा, इसका सारांश एक बार हम देख लेते हैं फिर से इस कविता को। उसके बाद हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है, ये जो कविता है, इसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। और इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी बच्चों के बचपन के छीन लिए जाने की आंतरिक पीड़ा को अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और उस व्यक्त की गई पीड़ा में कवि ने समाज के उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं कि जिसमें कुछ बच्चे जो है वो खेल से, शिक्षा से और जीवन के आनंदित उमंगों से वंचित रहते हैं, जीवन की आनंदित उमंगों से दूर हो जाते हैं। और कवि इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर उनका जो मन है वो दुख से भर जाता है, और वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि हम इनके विवरणों को जहां तहां पढ़ते हैं, बाल श्रम के बारे में हम बहुत बड़े बड़े लेख पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी बात तो तब है जब हम इस पर कुछ काम करें। यानी कि वो अफसोस जताते हुए कहते हैं, बच्चों के खेल से, पढ़ने लिखने के, खेलने कूदने के दिनों में वो काम करने को विवश हैं। और अपनी इस कविता के माध्यम से वो समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, समाज को बाल श्रम के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, और बच्चों और उन तमाम मासूम बच्चों के बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जो रोज ऐसे समय में काम पर निकलते हैं, ताकि बच्चे जो है अपने नैसर्गिक स्वभाव, यानी कि जो प्रकृति से उन्हें मिला है, बचपन जो होता है वो प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार होता है, सबसे प्यारा उपहार होता है। तो बच्चे
ताकि बच्चे अपने उस नैसर्गिक यानी कि प्रकृति से मिले हुए अपने उस उपहार का आनंद ले सकें, अपने उस उपहार को जी सकें अपने जीवन में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बचपन ही एक ऐसा समय है, बचपन ही एक ऐसा टाइम है जब हम इस दुनिया को जी सकते हैं, इस दुनिया की सारी चीजों को का आनंद ले सकते हैं। तो अगर बचपन ही छीन लिया जाए तो बच्चे किस प्रकार का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही छोटा सा पाठ था, बहुत ही प्यारा सा पाठ था और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी ये पाठ आ गया होगा। फटाफट से पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप ही की कविता से दिया गया है। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से जो आपके मन मस्तिष्क में चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। अभी आप क्लास 9th के बच्चे हैं और आपने कविता को पढ़ लिया है। कविता में आपने सबसे पहले पढ़ा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आपको कविता की पहली पंक्तियों सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ के सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क में जो भी चित्र उभरता है आप उसको लिख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, सबसे पहली पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में सबसे बड़ी चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। और इस करुणा के भाव का कारण क्या है कि इन जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनकी जो आयु है वो अभी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है और इस भयंकर कोहरे में भी इन्हें आराम नहीं है, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनकी पेट भरने की जो पेट भरना इनकी जो ये मजबूरी है, इसमें ये इतनी ठंड में सुबह सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी, क्योंकि आप भी एक छोटे बच्चे हैं और आप भी सुबह स्कूल आने के लिए, आपको विद्यालय आना होता है, आपको पढ़ने के लिए जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आपको बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन ये इतने छोटे बच्चे हैं और इनको पेट भरने के लिए निकलना है, इनकी मजबूरी है कि इनको खाना खाना है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए हमें बहुत सारे मन में हमारे इस तरह के सवाल भी उमड़ रहे हैं, बहुत सारा करुणा और दया का भाव भी आ रहा है। और दूसरा, हमारे मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न भी आ रहा है कि हमारे समाज से, हमारा जो ये समाज है, ये बाल मजदूरी से कब मुक्त होगा, कब इसको बाल मजदूरी से मुक्ति मिलेगी और कब जो बच्चों के असली अधिकार हैं उन्हें प्राप्त होंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयावह बात का विवरण की तरह नहीं, सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि आप अगर कितने भी विवरण पढ़ लो, कितने भी वर्णन आप लिख लो, आप उसको पढ़कर छोड़ दोगे, आप पढ़ोगे और उसे छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप प्रश्न उठाते हो, अगर आपको कहीं पर प्रश्न आपको दिखाई देगा, तो प्रश्न क्या होगा, देखिए, जो भी वर्णन होता है वो कभी भी आपके मन को भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता वो आपके मन में नहीं पैदा करेगा, क्योंकि आप उसको एक लेख की तरह पढ़ रहे हो, एक विवरण की तरह पढ़ रहे हो। तो उससे आपके मन में ना तो संवेदनशीलता आएगी बच्चों के प्रति, ना ही लगाव या भावनात्मकता आपकी पैदा होगी। तो अगर आपके मन में आएगा तो प्रश्न से आप कुछ सोचने के लिए विवश होंगे, कुछ आपके मन में जवाब की आशा उत्पन्न होगी कि हाँ, अगर ये प्रश्न है तो इसका जवाब भी होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि प्रश्न से समस्या से जुड़ाव होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी और जिसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह आप भी जो भी आपके मन में आ रहा है आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। देखिए, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है और गरीबी, सबसे मेन चीज है समाज की व्यवस्था और गरीबी,
इससे बच्चे मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। आज समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे नियम और सबसे बड़ा गरीबी ऐसा कारण हो गई है। बहुत ही ज्यादा महंगाई का समय आ गया है और कुछ जो गरीब जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारी चीजें वो नहीं जुटा पाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो खास तौर पर जो बच्चों से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, अगर खिलौने कहूँ या फिर बहुत सारी चीजें अगर मैं पढ़ने लिखने की कहूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी भी होती हैं, बहुत ज्यादा अफोर्ड वो नहीं कर सकते, वो नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए बच्चे कई बार मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो जाते हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं। और फिर देखिए, आप सोचने वाली बात है कि एक जो भिखारी अगर है, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा मेहनत करके खाने कमाने वाला जो व्यक्ति है, मजदूर है, गरीब व्यक्ति है, तो वो बच्चों के लिए लैपटॉप, गेंद, वीडियो गेम्स, खिलौने और रंगीन किताबें अगर वो लेकर आएगा तो फिर वो खाना क्या खाएगा। तो इस तरह से आज भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मनोरंजन सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत ही ज्यादा क्लास 9th में आप हैं, सोचने को मजबूर करने वाला ये प्रश्न है कि उदासीनता के कारण अगर आप देखते हैं आजकल समाज बहुत ज्यादा बदल गया है। कई बार हमें रास्ते में जब हम जाते हैं, कहीं आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी समस्याएं लोगों की हमें दिखती है, लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या है इस उदासीनता का कारण? क्यों हम उनसे लगाव नहीं रख पाते हैं या क्यों हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं? तो इस पर आप सोचिए और इसका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। आगे के प्रश्न भी बहुत छोटे छोटे हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ये भी आप स्वयं से कीजिए। बहुत ही प्यारे प्रश्न है और क्योंकि आप अगर इन प्रश्नों को करेंगे, बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे या बहुत सारे जवाब आपके मन में आएंगे और आप एक अच्छे लेखन को भी यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से राजेश जोशी जी द्वारा बहुत ही प्यारी ये कविता लिखी गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो वास्तविक जो सच्चाई है हमारे समाज की, हमारी व्यवस्था की, उसको इस कविता में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो कविता पढ़ने के बाद एक बार के लिए आप भी आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि ये जो बाल श्रम है ये कब हमारे समाज से जाएगा, हमारे देश से जाएगा, हमारी इस धरती से जाएगा और बच्चे जो असल में उनके अधिकार है बच्चों के, और जो बचपन जो एक नैसर्गिक उपहार जो प्रकृति ने उन्हें दिया है उसका आनंद वो कब ले पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। होमवर्क में जो प्रश्न दिए हैं वो बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। आपको सोचने का, समझने का मौका इन प्रश्नों को करने से मिलेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।